है कि राजू बिष्ट और निशित प्रामाणिक दोनों एमपी बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीच उनका स्वागत करने के लिए तो राजू जी आराम से राजू जी इस बार एक बार आराम से। आराम से लगेगा ठीक है सर। अरे एक हटाओ ना, अरे हटाओ ना भैया, अरे आराम से। कोई बात, आराम से। अरे हाथ तो हटाइए आप। अरे माइक नहीं देगा क्या? बूम लगाइए। राजू जी ये पहले बार आप दार्जिलिंग जा रहा है, जिस टाइम आपके साथ विमल गुरुंग फैक्शन मोर्चा नहीं है और बीजेपी का गठबंधन छोड़ दिया, ये पॉलिटिकल निशान से आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद, आप सबका स्वागत। ये थोड़ा नीचे रखिए। और आप सब लोग अभी तक कोविड से सुरक्षित रहें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आने वाले समय में भी इसी तरह जो है जन सेवा में आप लगे रहें और आप स्वस्थ रहें। और आपके माध्यम से हमारी सभी जनता को मैं एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको बहुत बेताबी से आज के दिन का इंतजार है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि काफ़ी फेरबदल जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में पार्टिकुलरली दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल में हुआ है और ये बात स्वाभाविक भी है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, विमल दाजू और मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है और मैं उनकी और जीजीएम पार्टी की सभी कार्यकर्ता, उनके विस्थापित नेताओं की बहुत मन से इज्जत करता हूँ और मैं लगातार उनके संपर्क में भी हूँ। भले ही आज पॉलिटिकली वो टीएमसी को ज्वाइन किए हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि वो भी गोरखा है और मेरे अंदर भी गोरखा का ही खून है, सो हम भले ही पॉलिटिकली अलग अलग दिखे लेकिन अंदर से एक हैं। अब टीएमसी को ज्वाइन करना विमल जी की और जीजीएम पार्टी की उनकी अपनी समझ और मजबूरी हो सकती है, इसका सही उत्तर तो वही देंगे। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि अभी इलेक्शन में बहुत समय है, 7 महीने का समय है और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जो है फेरबदल भविष्य में भी देखने को मिल सकते हैं। और आज मुझे एक चीज़ का थोड़ा दुख है कि मैं हमेशा जीटीए को लोगों को कोसता था, उनको टोकता था सिर्फ इसलिए कि विनय जी और अनित थापा जी वो लोग ममता दीदी का साथ देते हैं और उसके कारण गोरखाओं का बहुत अहित और नुकसान हुआ है। लेकिन आज से मैंने ये तय किया है कि एटलीस्ट मैं अब जीटीए को कम से कम कभी नहीं कोसूंगा, क्योंकि ये मैंने देख लिया। मेरी पॉलिटिकल समझ बहुत थोड़ी है लेकिन मैंने देख लिया पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। आप और हम सब कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि विमल जी बीजेपी को छोड़ करके टीएमसी का साथ दे सकते हैं, ऐसा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन ये हुआ। और उसका कारण कहीं ना कहीं जो है जनता को ये बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी ने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज बीजेपी केंद्र में 6 साल से सत्ता में है और पिछले 5 साल के शासन काल में क्या कुछ हुआ
उसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है और मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सांसद बना 1.5 साल हुआ है और फरवरी तक, यानी जून में मेरी शपथ हुई, फरवरी मुझे 7-8 महीने मिले और इस 7-8 महीने में सिलीगुड़ी हो, तराई हो, डुवर्स हो, दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, जितने हमारे मुद्दे, चाहे वो गोरखा समाज के हैं, हमारे आदरणीय साथी भी मेरे साथ ही हैं, चाहे राजवंशी के विषय हो, चाहे आदिवासी के विषय हो, हम सब ने, पूरे नॉर्थ बंगाल के सब सांसद खड़े होकर के संसद भवन में हमारे सारे मुद्दे हमने रखने का प्रयास किया है। और कहीं न कहीं मैं आज कम से कम छाती ठोक के ये कह सकता हूँ कि जितनी मेरी समझ थी, जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता था, उसके हिसाब से मैं अंदर से संतुष्ट हूँ कि मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। अब देखिए क्या है कि आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करती है। हम कभी नहीं सोच सकते थे 370 हट जाएगा, वो हटा। 500 साल से ज़्यादा समय से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, उसका भी समाधान निकला। सीए कानून लागू हुआ और उसके कारण बहुत सारे जो है प्रताड़ित लोगों को अभी जो है उनको नागरिकता देने का काम भी हो रहा है। लेबर रिफॉर्म से लेकर के, यानी जो ऐसे विषय थे जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, बीजेपी उसके अंदर तक घुस करके और जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो सब पूरे किए। मैं अपनी जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, बीजेपी ने विशेष करके गोरखाओं के लिए जो 2 मुद्दे किए हैं, एक 11 जो एसटी जनजाति, उनको एसटी का स्टेटस देना, और दूसरा बात स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढना। और जनता में भी कहीं न कहीं ये एक उनके मन में एक प्रश्न है जो स्वाभाविक है कि हम किस कारण बीजेपी को वोट दें, आप हमें रीजंस बताइए। सो मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले मैं वो रीजन आपको ला करके दूंगा, वो कारण मैं आपको ला करके दूंगा, जिसके बदौलत आप जो है बहुत आसानी से बड़े गर्व के साथ जो है बीजेपी को वोट दे सकते हैं। आपके बात गोरखा और बीजेपी हमारा एक नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हम भी एकदम कट्टर देशभक्त होते हैं जो वीर की तरह अपने देश के लिए अपना खून बहाते हैं और सरहद पे हम लोग जो है दुश्मन के साथ जो है हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसे तेरा भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशन फर्स्ट के नारे से, यानी हमारे लिए देश सर्वोपरि, उसके उस फिलोसफी पे जो काम करती है। सो एक हमारा और बीजेपी का एक नेचुरल अलायंस है, वो रहेगा, क्योंकि हमारा जो अलायंस है दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स की जनता के साथ है, वो कायम है। आने दिन में भी आप देखेंगे कि वो हमारा अलायंस जो है इसी तरह से रहेगा। और हम सबको ये जरूर दुख है कि बिमल जी बीच रास्ते में हम सब छोड़ के गए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी चुनाव में बहुत समय, मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ये बात जो बताए बताते हैं कि बिमल गुरुंग को फिर बीजेपी के आने के लिए कोई संभावना की है? आपकी बीजेपी को दरजा की बिमल गुरुंग को लिए अभी तक खुला रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद गोरखा हूं। मैंने देखा है 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी गोरखाओं को जिस डिग्निटी के साथ जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए थे, कहीं न कहीं वो नहीं मिलती। और भाजपा ने गोरखाओं की पहचान बढ़ाने का काम किया है। आज कल गृह मंत्री जी भी मतलब गोरखाओं को लेकर के उन्होंने भी अच्छी बात बोली। उन्होंने ये तक भी कहा, जब बिमल जी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, बिमल जी आज तक वो गोरखाओं के लिए लड़ते रहे और अभी भी वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं। मैं इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करूंगा, ये स्पष्ट गृह मंत्री जी ने कहा है। और देखिए, मैं चाहता हूं कि हम सब गोरखा भाई, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम लोग ताल्लुकात रखते हो, मैं चाहता हूं हम सब गोरखा एक हो और हमारे मुद्दे एक जैसे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति हमको बचाना है, हमारी भाषा हमारे को बचाना है, हमारी आइडेंटिटी का इश्यूज हमको सॉल्व करना है। और दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स के अंदर में जो विकास नहीं हुआ है,
34 साल तक सीपीएम ने नहीं किया और 10 साल से टीएमसी ने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। और ये हमारे जो कॉमन से मुद्दे हैं, मुझे लगता है अगर हम एक होंगे, हमारी सोच और समझ एक होगी, मुझे लगता है हम आसानी से उसको आज होने की बात कह रहे हैं, लेकिन विनय तामांग जी अभी तक विमल जी को आने नहीं दे सकता है। उसको मिचिल जुलूस निकलाया, उसको गो बैक स्लोगन दे रहा है। ये आप संसद बन के कैसे देखिए, गोरखा लोग बहुत सरल हृदय के होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और कहीं ना कहीं आज हमारे लोग टीएमसी की चातुकारी और उनका जो डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम है, उसको हम आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज विमल जी ने टीएमसी ज्वाइन किया और वो कलकत्ता में है, और टीएमसी की प्रशासन विनय तामांग जी को विमल जी के विरुद्ध में नारे लगाना और इस कोविड पेंडेमिक के समय में जुलूस निकालने की इजाजत दे रही है, और वो टीएमसी ही करवा रही है। मेरे पास वो सारी रिपोर्ट है, सारी खबरें हैं। सो ये डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला टीएमसी का आज का नहीं, बहुत पुराना है। 2013 में अलग अलग बोर्ड में बांट दिया गया, और आज भी पॉलिटिकल डिवाइड करके किसी तरह जो है मतलब वो फायदा उठाना चाहती है। मैं टीएमसी से कहता हूँ, अच्छी बात है, आपने विमल जी को शरण दिया है, और उसके कारण एक अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि जो विस्थापित लोग, मैंने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होने का कारण मैं उसमें सफल नहीं हुआ। मैं ये चीज मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, और मैं टीएमसी से ये कहना चाहता हूँ, आपने जो वादे और आपने जो कुछ भी विमल जी को प्रॉमिस किया है, मैं चाहता हूं आप उसको जल्द से जल्द पूरा करो, और हमारे सारे विस्थापित भाई और विमल जी, मैं चाहता हूं पहाड़ जल्द से जल्द वो वापस आए। विमल गुरुङले टीएमसी जोइन गरेर आफ्नो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त बेचे के अब फर्दर बीजेपी को मुद्दा पनि गोर्खाल्यान्ड हुनेछ? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बताने चाह रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मैं अभी उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं देखिए, बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं, और बीजेपी पार्टी ने मुझे सांसद बनाया है, और मैं गोरखाओं के बीच में रहता हूं। मैं चाहता हूं जो गोरखाओं के मुद्दे हैं उसको मैं मरने नहीं दूंगा, और मैंने आपको पहले भी बताई, इसी चुनाव से पहले मैं आपको वो कारण दूंगा, मैं आपको वो रीजन दूंगा जिसके कारण बड़े गर्व के साथ हम बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जो लोग हैं वो गोरखाओं के इमोशन के साथ खेल रहे ताकि बार-बार चुनाव के टाइम उसको इनकैश किया जाए, ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं तो 1.5 साल से तो देख ही रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ पूछते हैं पीपीएस क्या है, 11 जाति क्या है, मैं हर बार तो बताता हूँ। सो हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, ये टीएमसी के लिए जरूर जो है उनका चुनावी प्रोपोगेंडा है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि आप देखिए ना, हमने विमल जी के लिए कितना कोशिश किया उनको निकालने के लिए, लेकिन कभी वो बोलते थे नेपाल में है, कभी बोलते हैं विदेश में है, कभी उनके पीछे आईबी लगा देते थे, कभी उनके पीछे सीआईडी लगा देते थे। यानी वो तमाम कारण और उन्होंने जो है वो सब हथकंडे अपनाए जिसके कारण उनको प्रताड़ित किया जाए। ये तो टीएमसी ने किया है, और आज अगर वो विस्थापित है, क्या बीजेपी के कारण है? नहीं है, वो टीएमसी के कारण है। सो मैं देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे तो कहीं भी मतलब बीजेपी कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि उसकी कोई गलती है, और बीजेपी ने हमेशा गोरखाओं का साथ दिया है, हमारे इस क्षेत्र के लोगों का साथ दिया है। वो कल भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। क्या इतनी साल बाद में फिर क्यों गोरखालैंड की डिमांड को? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2019 का मैनिफेस्टो देखिए। गोरखाओं की हमेशा से ये मांग रही है गोरखालैंड हो। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है 2019 में हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, समय आएगा, आपको भी पता चल जाएगा। नवान्नों में 3 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अनित थापा और विनय तामांग की बैठक हुई है, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अब ये जो बैठक हुई है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ममता दीदी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है। विमल जी के साथ अलग बैठक कर रही है, विनय जी और अनित थापा जी के साथ अलग बैठक कर रही है, और ये विभाजन करना चाहती है। आप देखिए, 2013 के बाद उन्होंने 16 बोर्ड बना करके गोरखाओं को अलग अलग जाति में बांटने का काम किया, वो सफल नहीं हुई। अभी विनय और अनित थापा जी की एक टीम और विमल जी की एक टीम बना करके इनको आपस में लड़ा करके जो है वो अपनी चुनावी रोटी सेकना चाहती है। लेकिन मैं बीच का रास्ता अपना रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सब गोरखा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
मैं उनका प्रतिनिधि कर रहा हूं, उनके सांसद होने के नाते मैं गोरखाओं का सिर झुकने नहीं दूंगा और इनके जो हथकंडे हैं उसको सफल होने नहीं दूंगा। ये मेरा आखिरी सवाल ये है ये गीता माहली जो नक्सलबारी में ये ट्राइबल जो लेडी थी उनको नौकरी दे दिया स्टेट गवर्नमेंट से। उन लोग के आरोप लगाया ये अमित शाह जी 2017 में आया था, उसके घर में गया था, भोजन भी किया था, लेकिन बीजेपी साथ नहीं दिया। दो बातें हैं, एक तो बीजेपी के नेताओं की सिलीगुड़ी में और दार्जिलिंग में, कुछ बिहार में, जलपाईगुड़ी में डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये पता चल गया है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी के भी घर में जाएगा, टीएमसी अगले दिन जाकर के उसको नौकरी दे देगी। तो लोगों के फोन आ रहे हैं, हमको बुलाया जा रहा है, आप आ जाओ जिससे हमको नौकरी मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिकरण करने की कोशिश है। गीता जी जैसे ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं, मैं चाहता हूं टीएमसी सरकार उन सबको भी नौकरी दे। हम आएंगे 21 में, ये तय है, 200 से ज्यादा सीट लेकर के, वो तो हम काम करेंगे, लेकिन अगर वास्तव में गरीब जनता के साथ टीएमसी खड़े दिखना चाहती है तो मैं चाहता हूं गीता जैसे बाकी परिवार को भी नौकरी मिलनी चाहिए। आज देखिए जो रिफ्यूजी आए उनको लैंड राइट्स दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं टीएमसी और ममता दीदी से पूछना चाहता हूं 10 साल तक आप कहां थी? ठीक चुनाव 6 महीने पहले आप ये घोषणा क्यों कर रही है? अगर आप ये करती है मैं इसका स्वागत करता हूं। फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, आज चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक, सिंकोना बागान में काम करने वाली जनता, फॉरेस्ट लैंड विलेज में रहने वाले जनता और डीआई फंड में रहने वाले जनता, इन लोगों को पर्जा पट्टा क्यों नहीं मिलता? क्यों आप नॉर्थ बंगाल के साथ भेदभाव करते हो? क्यों आप सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहती हो? ये सवाल ममता दीदी को पूछना चाहिए। आप लोग जो है कभी टीएमसी को नेताओं के इतने कड़े सवाल नहीं पूछते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जाइए उनसे पूछिए। अंत में मुझे ये खबर मिली कि हमारे गौतम दा जो है वो कोरोना पीड़ित हुए हैं। मैं उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन उनका पुलिस बोला था, उसका क्या है? भैया अब कल करेंगे आराम से। दादा